बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज जो स्टोरी हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट्स फ्रॉम इंट्रोडक्शन टू वुमेन्स राइटिंग। ये स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इस स्टोरी पे एक ही वीडियो बनेगी जिसमें हम समरी, थीम्स, कैरेक्टर्स, सेटिंग, की पॉइंट्स और शाहरुख हुसैन की शॉर्ट बायोग्राफी डिस्कस करेंगे। सो टाइम को वेस्ट के बगैर लेट्स गेट स्टार्टेड। शाहरुख हुसैन, जिसकी डेट ऑफ बर्थ 28 अप्रैल 1950 में हुई, ये एक पाकिस्तानी ऑथर और किस चीज़ में स्पेशलाइजेशन है इसकी, फ़िक्शन, नॉन फिक्शन और स्क्रीन राइटिंग में एक्सपर्ट है। शी इज़ आल्सो अ साइकोथेरेपिस्ट, और ये साइकोथेरेपिस्ट भी है, फॉल्कलोरिस्ट भी है, स्टोरी टेलर भी है। लाहौर में रहती है एंड शी इज़ अ फेलो ऑफ द रॉयल लिटरेरी फ़ंड। अब रॉयल लिटरेरी फ़ंड क्या है? ये एक्चुअली में इंग्लैंड में स्टार्ट हुआ था। ये जो राइटर्स होते हैं, जो ऑथर्स होते हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो ये फ़ंड उनके लिए रखा गया है। स्क्रीन प्ले फॉर इन कस्टडी 1993, ये एक प्ले इसने लिखी थी। Adapted from the novel of the same name by Anita Desai. It is a Merchant Avery Productions film. फिर इस पे मूवी बनी by Ismail Merchant. She also wrote an episode for बेचाम हाउस। ठीक है, इसके लिए भी इसने एक एपिसोड लिखी है। A Restless Wind, ये इसके इम्पोर्टेंट वर्क है जिसमें 2023 में पब्लिश हुई। द गॉडेस पावर, जिसमें जो हमें थीम्स देखने को मिलते हैं वो कौन कौन से हैं? पावर, सेक्सुअलिटी एंड द फेमिनियन डिवाइन, 2003 में लिखी गई। डॉटर्स ऑफ द मून एंड विच टेल्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड 1993, हैंडसम हीरोइंस 1996। शाहरुख हुसैन राइट्स फिक्शन एंड नॉन फिक्शन फॉर एडल्ट्स एंड चिल्ड्रन। अच्छा, ये जो फिक्शन, नॉन फिक्शन जितने भी वर्क से लिखती है ये हमेशा एडल्ट्स और बच्चों दोनों के लिए होते हैं। शी आल्सो राइट स्क्रीन प्लेज एंड द ओकेजनल प्ले, तो ये स्क्रीन प्लेस भी लिखती है, ओकेजनल प्लेस भी लिखती है। हर एडल्ट फिक्शन पब्लिश्ड बाय विरागो कैन बी डिस्क्राइब्ड एज अ रीवर्क मिथ्स रिफ्लेक्टिंग अ यूनिवर्सल थीम ऑफ मॉडर्न रेलेवेंस। तो ये एक प्ले है जिसने, जब इसने लिखा था उसमें हमें कौन सी थीम देखने को मिलता है? मॉडर्न रेलेवेंस से रिलेटेड। शी स्ट्रांगली इंजॉयज राइटिंग फॉर चिल्ड्रन बिकॉज इट्स डिमांड फॉर सिंप्लिसिटी, क्लैरिटी एंड ब्रेविटी होन्स द क्राफ्ट। अब ऑब्वियसली जब आप बच्चों के लिए लिखते हैं तो वहाँ पे आपने सिंपल लैंग्वेज यूज़ करनी होती है। ठीक है, एक क्लैरिटी होती है, सिंप्लिसिटी होती है, ब्रेविटी होती है। शी लाइकवाइज रियलाइजेज द craftsmanship that goes into creating a screenplay, and her adaptation of Anita Desi's Booker nominated in custody for Merchant Avery Productions on the, ये वही जो प्ले है, जो स्क्रीन प्ले है जिस पे मूवी भी बनी और फिर इसी चीज़ को जो है ऑस्कर भी मिला था। Currently she is working on an historical screenplay for Bend It Films and completing a series of mythology books for children. सो रिसेंटली ये किस चीज़ पे काम, एक अगेन एक हिस्टोरिकल स्क्रीन प्ले पे काम कर रही है, और कुछ इसने जो कंप्लीट करने थे वो मिथोलॉजी बुक्स फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए एक वर्क जो अभी लिख रही है। इन हर अदर लाइफ शी प्रैक्टिसेस एज अ साइको एनालिटिक साइकोथेरेपिस्ट स्पेशलाइजिंग इन ट्रांसकल्चरल वर्क। तो इसमें भी इसे महारत है, मीन्स साइको एनालिटिक भी है, साइकोथेरेपिस्ट भी है, इसमें इसने स्पेशलाइजेशन की है। शाहरुख वाज बोर्न इन पाकिस्तान एंड लिव्स इन लंदन। ये पाकिस्तान में ऑब्वियसली इसकी पैदाइश हुई है, लंदन में रहती है, पाकिस्तान में ये लाहौर में ज़्यादातर रहती है। इसके 2 बच्चे हैं और मिडल एज्ड है। अब इस स्टोरी के की पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। ये स्टोरी 18 दिसंबर 2019 में पब्लिश हुई और ये एक फेबल है। ठीक है, सेटिंग इसकी कहाँ रखी गई है, जिसको हम उर्दू में कहते हैं कस्टनफॉल। ठीक है, और निशापुर ये एक जगह का नाम है। तो ये जगह, 2 जगह जो है इसकी सेटिंग रखी गई है, और इसका जो नरेटर है वो अननोन है, ओमनिसिएंट। रिबीज फॉर अ डॉग इज़ अ शॉर्ट स्टोरी विद अ पैसेज एडवोकेटिंग वुमेन्स एम्पावरमेंट। इसमें एक्चुअली एक फ़ीमेल करेक्टर है जो अपने वालिद को बचाती है, सो उसकी एम्पावरमेंट की बात की गई है। इट इज़ इंस्पायर्ड बाय द टेल ऑफ आज़ाद बख्त। अच्छा, ये जो स्टोरी है, ये जो हमारी राइटर है शाहरुख हुसैन, ये किससे इंस्पायर हुई थी? ये एक और स्टोरी थी, द टेल ऑफ आज़ाद बख्त फ्रॉम द ग्रेट क्लासिक बाग बहार, अ टेल ऑफ 4 दरवेशेस। तो ये उससे लिया गया है, और वो स्टोरी किसके बारे में थी? 4 दरवेश के बारे में थी।
बाय मीर अमन दिलाही विच वाज पेंड इन 1803। जिसने, और ये किसने लिखी थी? मीर अमन दिलाही ने लिखी है। कौन सी? ये आज़ाद बख्त, द टेल ऑफ आज़ाद बख्त किसने लिखी है? मीर अमन दिलाही ने लिखी है, देलवी ने लिखी है, सॉरी। हुसैन हुसैन लाइक 2000 हुसैन इज़ अ स्टोरी विद अ ब्लंट एंड बोल्ड नरेटिव। स्टोरी की बात हो रही है, ठीक है। द फर्स्ट प्रोज वर्क इन उर्दू लिटरेचर इज़ बाग व बहार, और ये पहला वर्क है उर्दू लिटरेचर में, ये बाग व बहार, ये आपको पता होना चाहिए। किंग आज़ाद बख्श इज़ द नरेटर इन द ओरिजिनल स्टोरी। किंग आज़ाद बख्श जो है ये ओरिजिनल स्टोरी में, जो आज की स्टोरी में हम डिस्कस करेंगे, ये ओबियसली नरेटर है, ठीक है, मीन्स एक किस्म के प्रोटोगनिस्ट है। एंड वज़ीर नेमलेस डॉटर, और वज़ीर है, वज़ीर जो है नेमलेस है, उसका कोई नाम मेंशन, लेकिन उसकी एक बेटी है जिसका नाम समीरा है। अच्छा, यहाँ पे नेमलेस डॉटर क्यों लिखा गया है? देखो, ये इस चीज़ की बात हो रही है, मैं ये मिटाता हूँ ताकि आपको समझ आ सके। ये इस जगह की बात हो रही है कि उसमें क्या है, जो वज़ीर है उसका नाम क्या है? आज़ाद बख्त है। मतलब ये द टेल ऑफ आज़ाद बख्त में जो वज़ीर है उसका क्या नाम, सॉरी, जो किंग है उसका क्या नाम है? आज़ाद बख्त है, और यही नरेटर है उसमें। लेकिन इसमें जैसे हमने डिस्कस की, इसमें कोई नरेटर नहीं है, ये ओमनीसिएंट है। सो यहाँ पे ये पॉइंट्स मैंने इसलिए मेंशन किए ताकि आपको ये टेल ऑफ आज़ाद बख्त के बारे में भी पता चले। और ये जो टेल ऑफ आज़ाद बख्त है, इसमें वज़ीर का नाम मेंशन नहीं किया गया है, और वज़ीर की बेटी का नाम भी मेंशन नहीं किया गया है। लेकिन इस स्टोरी में वज़ीर की बेटी का नाम मेंशन है, जिसका नाम है समीरा। वज़ीर का नाम मेंशन नहीं है, लेकिन किंग का नाम भी मेंशन है, उसको भी आज़ाद बख्त ही हम कहेंगे। करेक्टर, सबसे पहला करेक्टर है हमारे पास समीरा। समीरा जो है वज़ीर की बेटी है, ठीक है, एंड इज़ द प्रोटोगनिस्ट ऑफ द स्टोरी। स्टोरी की प्रोटोगनिस्ट है ये इस स्टोरी में, ठीक है। और उस स्टोरी में जिससे मैंने वहाँ पे आपको बताया कि एक स्टोरी की जो प्रोटोगनिस्ट है आज़ाद बख्त में, ये द टेल ऑफ आज़ाद बख्त में, उसमें जो स्टोरी के प्रोटोगनिस्ट है वो आज़ाद बख्त है, किंग आज़ाद बख्त है। लेकिन यहाँ पे जो स्टोरी के प्रोटोगनिस्ट है वो कौन है? समीरा है। सो आपको ये चीज़ कंफ्यूज नहीं करना। यहाँ पे मैं यहाँ पे अगेन बता रहा हूँ, यहाँ पे हमने जितनी भी डिस्कशन की है ये इस चीज़ के बारे में की है, ये इस टेल के बारे में की है, ठीक है, जितनी भी डिस्कशन यहाँ पे हुई है। अब यहाँ से जो है हमारे ओरिजिनल वर्क स्टार्ट होता है। करेक्टर्स में ये करेक्टर्स सारी इन्हीं करेक्टर्स के इर्द गिर्द ये पूरी स्टोरी रिवॉल्व करेगी। सो सबसे पहला करेक्टर है समीरा, जो कि वज़ीर की बेटी है, और वज़ीर का नाम मेंशन नहीं है, और ये स्टोरी की प्रोटोगनिस्ट है। एक ब्रेव और स्ट्रॉन्ग वुमेन है, खूबसूरत भी है, ठीक है, लाइक हर मदर। लेकिन इसकी माँ जो है वो ज़िंदा नहीं है, माँ इसकी मर चुकी है। और इसके अंदर लाइक विजडम, करेज सब कुछ है, और सॉफ्ट हार्टेड है। शी प्रूव्ड ऑल स्टेरियोटाइप्स रॉन्ग, शी प्रूव्ड हर सेल्फ इन मेन डोमिनेंट सोसाइटी। अब ये इस पॉइंट का आपको बेहतर समझ आएगी जब हम इसकी समरी डिस्कस करेंगे, तब आपको बेहतर समझ आएगी। फिर हमारे पास है वज़ीर, जो कि एक फेथफुल है, एडवाइज़र है, किसके? किंग के। मींस फेथफुल एडवाइज़र है, फेथफुल ओल्ड एडवाइज़र है किंग के, और ये इंटेलेक्चुअल, क्लेवर ऑब्जर्वर है। नेक्स्ट करेक्टर है हमारे पास एम्पेरियर, जिसको हम सिंपल आज़ाद बख्त कहेंगे स्टोरी में, ठीक है। इसकी बहुत ज़्यादा इज़्ज़त थी, बहुत ज़्यादा लोग इसे प्यार करते थे, लेकिन इसकी एक मिस्टेक की वजह से लोग इसे नफ़रत करने लगे, और वो मिस्टेक क्या है जब हम समरी डिस्कस करेंगे तो वहाँ आपको मैं बता दूँगा। फिर हमारे पास मर्चेंट है, वो भी अननेम्ड है, और इसके पास एक कुत्ता है, ठीक है। ये अपने कुत्ते से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। क्यों? कुत्ता जो है वफ़ादार है इसके साथ। फिर हमारे पास एक डॉग करेक्टर है, जिसके गले में 12 रूबीज़ होते हैं, ठीक है। और ये जो है लाइक इसके जो मास्टर है वो कौन है? मर्चेंट है, और ये अपने मास्टर यानी मर्चेंट के साथ बहुत ज़्यादा लॉयल है, और इसने जो मर्चेंट है उसकी 7 दफ़ा ज़िंदगी बचाई है। अब यहाँ से दोस्तों हमारी स्टोरी की जो है समरी स्टार्ट होती है, तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना, इंशाल्लाह आपको एक एक चीज़ की समझ आएगी। कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो ये जितने भी करेक्टर्स मैंने मेंशन किए हैं, जिसमें मैंने तकरीबन ये 4 करेक्टर्स मेंशन किए हैं, ये 4 पहले 4, ठीक है। तो इन 4 कैरेक्टर्स के इर्द गिर्द बाकी ये 2 जो है जगह के नाम हैं, निशापुर और बदखशन, ये एक जगह का नाम है। खैर, अब यहाँ स्टोरी स्टार्ट करते हैं। एक बादशाह था जिसका नाम था आज़ाद बख्त, ठीक है, जिसको अपनी आवाम बहुत ज़्यादा इज़्ज़त और प्यार देती थी। एक दिन उसने अपने
ग्रैंड वज़ीर को जेल में बंद कर दिया। ग्रैंड वज़ीर ये है, ठीक है, इसने अपने वज़ीर को जेल में बंद कर दिया और किसी को नहीं पता था कि बादशाह ने इसको जेल में बंद क्यों किया। लोग ये सोचते थे कि वज़ीर ने ऐसी कोई हरकत की होगी, तभी बादशाह ने जो बादशाह से बर्दाश्त नहीं हुआ, तभी बादशाह ने उसको जो है बंद कर दिया। अब ग्रैंड वज़ीर की एक बेटी है जिसका नाम है समीरा। समीरा अपने बाप से मिलने के लिए जेल में जाती है और उससे पूछती है कि अब्बा जान, आज़ाद बख्त ने आपको क्यों बंद किया है। ग्रैंड वज़ीर कुछ कहता तो नहीं है, लेकिन ये बात कह देता है कि काश मेरा कोई बेटा होता तो वो ये इल्ज़ाम जो मुझ पे लगा है गलत साबित कर देता। समीरा वापस घर आती है। कुछ दिनों बाद वो वज़ीर एक ख़त लिखता है जिसमें वो अपनी बेटी समीरा के सेहत के बारे में पूछता है और अपने सेहत के बारे में बताता है, और मैं ये नहीं चाहता कि तुम मुझे यहाँ पर मिलने आओ। ये किसको बता रहा है? वज़ीर अपनी बेटी यानी समीरा को बता रहा है कि मुझे ये अच्छा नहीं लगता कि तुम यहाँ मुझसे मिलने आओ, यानी जेल में मिलने आओ। समीरा अपने अब्बा से मिलना चाहती है, लेकिन सोचती है कि मैं एक औरत हूँ, मैं अपने बाप की कैसी हेल्प कर सकती हूँ। समीरा आईने के पास खड़े होकर अपने बाल काट लेती है और फिर अपने बाप के कपड़े पहनती है। जब उसका अब्बा तब पहन कर जाता था जब वो बादशाह से मिलता था। मीन्स वो कपड़े पहन लेती है जो उसके अब्बू पहनते थे जब उसका अब्बू बादशाह से मिलने जाता था। ठीक है, अब यहाँ तक आई होप आपको समझ आ गई होगी। बाप के कपड़े पहनकर समीरा अपने अब्बू से जेल में मिलने जाती है। अब्बू इसके कौन है? वज़ीर है, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। वज़ीर जो है समीरा के अब्बू हैं। अब ये समीरा जो है अपने बाल शाल काट के लड़कों का हुलिया अपना के किससे मिलने जाती है? अपने अब्बू से। कहाँ? जेल में। तो अपने अब्बू यानी वज़ीर से मिलने जाती है और वहाँ जाके कहती है कि मैं समीरा का मुंह बोला भाई हूँ। अब यहाँ पे इसने अपनी पर्सनैलिटी क्यों चेंज की? देखो, मैंने स्टार्ट में बताया था कि वज़ीर ने एक ख़त लिखा था अपनी बेटी को कि तुमने मुझसे नहीं मिलना क्योंकि तुम एक लड़की हो, ये हो वो हो, काश मेरा कोई बेटा होता तो वो मेरे इल्ज़ामात गलत साबित कर देता। तो यहाँ पे ये जो है, जो हमारे करेक्टर है यानी समीरा, वो अपना हुलिया चेंज कर लेती है, लड़कों का हुलिया अपना लेती है, बाल शाल काट लेती है और इस तरह समीरा का जब वो वहाँ पहुँचती है अपने अब्बू से मिलने, जेल पहुँचती है, तो समीरा आगे से कहती है कि यानी अपने अब्बू यानी वज़ीर से कहती है कि मैं समीरा का मुंह बोला भाई हूँ। ये सब कुछ ये अपने अब्बा से कह रही है और कहती है कि समीरा ने मुझे भेजा है, यानी ये ख़ुद समीरा है, लेकिन अब्बू को बता रही है, अपने अब्बा को बता रही है कि समीरा ने मुझे भेजा है ताकि मैं आपको यहाँ से आज़ाद करा सकूँ। और ये कहता है कि आप मुझे बता दें कि आज़ाद बख्त ने यानी ये जो किंग है इसने आपको क्यों जेल में बंद किया है। वज़ीर उसको देख के सोचता है कि हो सकता है कि ये बादशाह का भेजा हुआ बंदा हो जो मुझसे इंफॉर्मेशन लेना चाह रहा है। और वज़ीर आगे से कहता है कि मैं बादशाह को धोखा नहीं दे सकता, इसने मुझे मुंह बंद रखने के लिए कहा है। ये सुनकर समीरा अपने बाप से लिपट जाती है और कहती है कि अब्बा जान, मैं आपकी बेटी समीरा हूँ। और समीरा मज़ीद कहती है कि मैं अपने माँ को तो खो चुकी हूँ लेकिन तुम्हें नहीं खोना चाहती, इसलिए आप मुझे बता दें ताकि मैं आपकी हेल्प कर सकूँ, ताकि आपको यहाँ से आज़ाद करा सकूँ। कुछ देर बाद वज़ीर बताता है कि बतख्शन से कुछ ताजिर आज़ाद बख्त को मिलने आए थे और उन्होंने आज़ाद बख्त को बहुत ज़्यादा तोहफ़े दिए और उसमें कुछ नायाब रबीज़ भी थे। तो वो आज़ाद बख्त को इतने पसंद आए कि आज़ाद बख्त सब कुछ भूल गया। आज़ाद बख्त उस रबी को जो रबीज़ थे उसकी पूजा करने लगे और जो स्टेट के अफेयर्स थे यानी जो स्टेट के मामूलात थे वो उससे उसका एक किस्म का जो कहते हैं ना कि डिस्ट्रैक्शन हो गई थी, मतलब जिसका ध्यान हट गया था। अब सब चाहते हैं कि आज़ाद बख्त को बताए कि उसका ध्यान जो है डिस्ट्रैक्ट हो रहा है स्टेट के अफेयर से, मतलब जितने भी नौकर चोकर वहाँ पे हैं वो सब यही चाहते हैं कि कोई आज़ाद बख्त को बताए कि आप जो ये तोहफ़ों की जो पूजा करने लगे हो ये अच्छा नहीं है, आपने जो स्टेट के अफेयर्स है उससे आपका तवज्जो हट रहा है, लोग जो है भूख अफलास से मर रहे हैं। अब लेकिन
जो लेकिन किसी में भी ऐसा करने की हिम्मत नहीं थी कि यानी कि आज़ाद बख्श से बात कर सके, कि ये बता सके कि भाई तुम्हारी जो डिस्ट्रैक्शन, यानी तुम जो है डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो। लेकिन किसी में ऐसे करने की हिम्मत नहीं थी। एक दिन हमसाए मुल्क का एक बादशाह आज़ाद बख्श से मिलने आया कि जंग में मेरी मदद करो। आज़ाद बख्श उसको 2 हीरे मोती दिखाए। आज़ाद बख्श ने उसको वो हीरे मोती दिखाए और कहा कि तुम्हारे पास ऐसे हीरे मोती हैं, अगर तुम मुझे ऐसे हीरे मोती दे सकते हो तो मैं तुम्हारी मदद करूँगा। ये बात सुनकर ये बात सब लोगों में फैल गई और उन्होंने आज़ाद बख्श को बुरा भला कहा। ये सब कुछ ग्रैंड वज़ीर अपनी बेटी समीरा को बता रहा है और कहता है कि मैंने एक दिन सोचा कि मैं आज़ाद बख्श से इस मामले में बात करूँगा। फिर मैं आज़ाद बख्श के कमरे में गया। ठीक है, अब ये जो वज़ीर है वो अपनी स्टोरी बता रहा है अपनी बेटी को कि किस तरह मुझे जेल भेजा गया, मतलब एक पूरी स्टोरी नरेट कर रहा है। तो कहता है कि एक दिन मैं आज़ाद बख्श के कमरे में गया तो देखा आज़ाद बख्श सोने की तैयारी कर रहा था और फिर हीरे मोती को निकाला और अपने गालों पर रगड़ कर और फिर उस हीरे मोती को उसने रख दिया था। मैंने देखा जिस जगह पर पहले कुरान पाक को रखा जाता था। तो ग्रैंड वज़ीर कहता है, यानी वज़ीर कहता है कि ये चीज़ मुझे बहुत बुरी लगी। मैं जैसे ही बात करने लगा, कहा मैं मोती के बारे में बात करने आया हूँ, तो उसने फ़ौरन हीरे मोती उठाए और कहा तुम मेरे हीरे मोती यानी चुराने आए हो। यानी बादशाह अपने वज़ीर से कह रहा है, वज़ीर बेचारा तो सिर्फ हीरे मोती की बात करे कि इसकी पूजा मत करो, जिस जगह पे कुरान होती थी वहाँ पे आपने अब कुरान को हटा के ये हीरे मोती जो है रखने लगे हो। तो जैसे ही ये जो वज़ीर है इसके मुंह से ये हीरे मोती की बात निकलती है तो बादशाह डायरेक्ट आगे से कहता है कि तुम मेरे हीरे मोती चुराने आए हो। मैंने मज़ीद कहा कि ये सिर्फ एक मोती है, आप इसकी इतनी इबादत क्यों कर रहे हो। मैंने लोगों से सुना है कि निशापुर, ये एक जगह का नाम है, निशापुर में एक ताजिर है, उस ताजिर के पास एक कुत्ता है जिसके गले में ऐसे 12 मोती लगे हुए हैं। ये बात सुनते ही आज़ाद बख्श को गुस्सा आ गया। उसने कहा तुम गद्दार हो, तुमने मुझे ऐसी बात की है, तुम्हें मौत की सज़ा सुनाता हूँ। मैंने आगे से कहा आपका हुक्म सर आंखों पर, लेकिन मेरी बेटी का क्या बनेगा। बादशाह ने कहा तुम्हारी बेटी मेरी बहन है, अगर वो चाहे तो वो यहाँ रह सकती है। ये सब सुनने के बाद समीरा जो है अबू जान से कहती है कि आप मुझे निशापुर जाने की इजाज़त दीजिए, मतलब ये जो जगह है इस जगह जाने की इजाज़त दे दीजिए। मैं वो आदमी ढूंढ कर, यानी वो जो मर्चेंट है, ठीक है, जिसके पास एक कुत्ता है और उस कुत्ते के गले में 12 मोती है। तो समीरा कहती है कि आप मुझे निशापुर जाने की इजाज़त दीजिए, मैं उस आदमी को ढूंढूंगी और बादशाह सलामत यानी आज़ाद बख्श के सामने लाऊंगी। जिसके पास वो कुत्ता है, यानी उस मर्चेंट के पास जाऊंगी जिसके पास वो कुत्ता है। वज़ीर आगे से कहता है, यानी समीरा का अब्बू आगे से कहता है कि निशापुर बहुत दूर है और वहाँ पहुँचने के लिए बहुत से बुरे लोगों से तुम्हारा वास्ता पड़ेगा, इसलिए मैं तुम्हारी ज़िंदगी रिस्क में नहीं डालना चाहता। अब समीरा की इंसिस्ट के वजह से ग्रैंड वज़ीर यानी जो वज़ीर है वो उसे इजाज़त दे देता है। समीरा अपने एक मुलाजिम को साथ लेती है और सफ़र के लिए निकल पड़ती है। अब समीरा निशापुर पहुँच जाती है। अब सुबह नाश्ते के बाद समीरा और उसका मुलाजिम निशापुर के बाज़ार में उस आदमी को ढूंढते हैं जिसके पास वो कुत्ता है और उस जगह बहुत से हीरे मोती होते हैं। समीरा सोचती है कि अगर आज़ाद बख्श यहाँ होता तो वो पागल हो जाता इतने हीरे मोती देखकर। इन हीरे मोती को देख के समीरा दुकान के अंदर जाती है। अब एक ऐसी दुकान उसे नज़र आती है जहाँ पे बहुत ज़्यादा हीरे मोती होते हैं। तो समीरा हीरे मोती को देखकर उस दुकान के अंदर जाती है। ठीक है, अब जैसे ही वो दुकान के अंदर जाती है तो वहाँ पे उसे वो शख्स यानी वो जो मर्चेंट है, वो मर्चेंट और उसका कुत्ता उसे नज़र आता है और वो कुत्ता जिसके गले में 12 हीरे वाली हार है। तब समीरा उस मर्चेंट से पूछती है कि आपने इस कुत्ते के गले में 12 मोती वाला हार क्यों पहनाया है। तो वो मर्चेंट कहता है कि उसका नाम वफ़ादार है और उसने बहुत दफ़ा मेरी जान बचाई है, यानी उस कुत्ते का नाम वफ़ादार है, इसने बहुत दफ़ा मेरी जान बचाई है। अब मेरे पास बहुत सारे पैसे आए हैं तो मैंने इसके गले में ये पट्टा डाला है ताकि लोग इसको देखने के लिए दूर दूर से मेरे पास आए।
दोस्तों आई होप आपको यहाँ तक स्टोरी की समझ आई होगी। अब आगे क्या होता है और मैं इसकी तारीफ़ लोगों को सुना सकूं। समीरा की आंखों में आंसू आते हैं और उस ताजिर से कहती हैं कि तुम्हारे इस कुत्ते की स्टोरी के लिए मेरे बाप को जेल में डाल दिया गया है। अब समीरा को ताजिर से प्यार हो जाता है। जब वो ताजिर उससे शादी के लिए पूछता है तो समीरा जो है एग्री हो जाती है, एग्री कर लेती है। लेकिन समीरा आगे से क्या डिमांड करती है, अगर तुम मेरे साथ ये जो जगह है यहाँ पे जो मैंने मेंशन किया था ये कंटेस्टेंट फॉल, ये जगह अगर तुम मेरे साथ चलोगे तो मैं तुम्हारे साथ शादी करूँगी। अब दोनों अगली सुबह उस कुत्ते के साथ निकल पड़ते हैं और वो वहाँ पहुँच जाते हैं। अब समीरा अपने बाप से मिलने जाती है और उसे खुशखबरी सुनाती है कि मैं वापस आ गई हूँ, मैं वो ताजिर भी लाई हूँ जिसके पास वो कुत्ता है। अब समीरा स्टोरी सुनाती है, कुत्ते के गले में हार देकर आज़ाद बख्त हुक्म देता है, ठीक है, कि वज़ीर को छोड़ दिया जाए। आज़ाद बख्त जो है वज़ीर से माफ़ी मांगता है और अल्लाह का शुक्र अदा करता है कि आज़ाद मतलब जो वज़ीर है उसको मैंने कत्ल नहीं करवा दिया था, अगर इसका मैं कत्ल करवा देता तो आज समीरा का क्या बन जाता। तो ये जो वज़ीर है, जो ये हमारे जो किंग है, ये शुक्र अदा करते हैं। बहुत ज़्यादा खुश होती है समीरा, बहुत ज़्यादा खुश होती है क्योंकि उसने साबित करके दिखाया कि औरत ज़ात क्या कुछ नहीं कर सकती। इसीलिए मैंने बताया कि इसमें वुमेन एम्पावरमेंट की बात की गई है। सो आई होप आपको यहाँ तक समझ आई होगी। अब इसके थीम्स देखते हैं। सबसे पहला थीम है हमारे पास डॉटर्स लव फॉर हर फादर। इस पूरी स्टोरी में आपने देखा है कि एक बेटी है समीरा जो अपने फ़ादर यानी वज़ीर को बचाने के लिए हदें पार करती है, एक जगह से दूसरी जगह जाती है, निशापुर जाती है जहाँ पे अच्छे लोग नहीं होते, लेकिन फिर भी ये लोगों का सामना करती है। क्यों? ताकि अपने अब्बू को बचा सके, अपने अब्बा को बचा सके और आखिर में प्रूव भी करती है कि वुमेन ज़ात कुछ भी कर सकती है। दूसरा है ग्रीड, लालच। जो बादशाह हमारे पास है उसके पास लालच आ जाती है। वो जब हीरे मोती को देखते हैं तो उसके माइंड में एक चीज़ होती है कि यही सब कुछ है। जो स्टेट के अफेयर्स होते हैं उससे उसका तवज्जो हट जाता है और हीरे मोती इसके लिए सब कुछ होते हैं। तीसरा थीम है हमारे पास वॉर। वॉर सिंपल थीम है। देखो, जिस आज़ाद बख्त के पास एक बादशाह आता है जो कहता है कि आपने जंग में मेरी मदद करनी है, तो वहाँ पे बादशाह फिर अपनी एक किस्म की लालच शो करता है, कहता है कि तुम मुझे ऐसे हीरे मोती ला कर दो फिर मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा जंग में। लॉयल्टी यहाँ पे कुत्ते की बात हो रही है, ठीक है। उस कुत्ते की बात हो रही है जो मर्चेंट के पास था, जिसने मर्चेंट की 7 दफ़ा जान बचाई है। तो लॉयल्टी अगर देखा जाए आजकल कुत्तों पे ही ख़त्म है। लव अगेन वही फादर और बेटी का लव, ठीक है। एक दूसरे से जिस तरह ये अटैच थे, बेटी जो है अपने अब्बू को बचा लेती है और फिर लव ये जो हमारे पास करैक्टर है समीरा और मर्चेंट का भी लव मैरिज हो जाता है आखिर में। किंगडम आज़ाद बख्त की किंगडम की बात होगी। आज़ाद बख्त जो बहुत बड़े किंगडम का मालिक है, ठीक है, और उसके पास सब कुछ है, लेकिन वो जो है लालच में आ जाता है और जो आवाम है उसकी मोहब्बत खो देता है। तो दोस्तों यहाँ पे वीडियो की एंडिंग करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो ज़रूर लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।